मल्टीनेशनल में काम करने वाली एक लड़की का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आती है और जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वहाँ का जो चपरासी होता है वो उससे आकर पूछता है कि मैडम आपको क्या चाहिए, आप चाय पियेंगी, कॉफ़ी पियेंगी या फिर आपको कुछ और चाहिए। तो जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें क्या पसंद है। तो जो चपरासी होता है वो कहता है कि मैडम मुझे जो पसंद है सो पसंद है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि जो तुम अच्छा बनाते हो वही ले आओ। तो वो चपरासी जो होता है वो कहता है कि मैडम जो आप बताओगी मैं उसे ही अच्छा करके बनाऊंगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है, कड़क सी चाय बना कर लेकर आओ, मेरा इंटरव्यू है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो चपरासी जो होता है उसे के लिए कड़क सी चाय बना कर लेकर आता है और वो चाय पीती है। और जैसे ही उसका इंटरव्यू का टाइम आता है तो वो सो जाती है और चेयर पर सोने के बाद उसकी जो नींद होती है वो 16 से 17 घंटे बाद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक बुजुर्ग खड़ा है और जो बिना कपड़ों का है। और वो जब अपना शरीर देखती है तो वो देखती है कि उसके तन पर भी एक कपड़ा नहीं है। अब वो कुछ बोल नहीं पाती और वो कुछ विरोध भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके जो चाय होती है उसमें ऐसी दवा मिलाई गई थी जिससे वो कुछ ना बोल पाती है और ना ही उसका जो शरीर होता है वो सद दे पाता है। वो विरोध भी नहीं कर पाती है। उसके साथ गलत काम होता है और वो जो बुजुर्ग आदमी होता है उसके साथ संबंध बनाता है। अब ऐसे ही जब वो बुजुर्ग आदमी बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसके पास आता है और उसके साथ ऐसा ही करता है। वो लड़की जो होती है वो पूरे 15 व्यक्तियों की गिनती करती है और 15 व्यक्तियों की गिनती करने के बाद वो भूल जाती है कि कितने व्यक्ति आए थे इसके पास। एक मल्टीनेशनल कंपनी की जो एम्प्लॉय होती है वो दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए आती है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या होता है कि उसके साथ इतना गलत हो रहा था। उसके साथ जो व्यक्ति थे वे संबंध बना रहे थे और जो वो लड़की थी उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है। ये घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर एक थाना लगता है कमला मार्केट और वहाँ का ही एक इलाका लगता है जीबी रोड, जहाँ पर एक कोठा है और कोठा नंबर 68। यहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। जब वो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो एक फ़ोन करता है और कहता है कि क्या तुम रानी के भाई बोल रहे हो। उधर से जो फ़ोन पर बोल रहा होता है वो हड़बड़ाहट में बोलता है कि हाँ मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ, तुम कौन बात कर रहे हो और तुम कैसे रानी को जानते हो और रानी कहाँ पर है। तो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि रानी यहाँ पर है, जीबी रोड, कोठा नंबर 68 में, तुम आकर उसे ले जाओ। तो जो वो व्यक्ति जिससे वो बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि भाई तुम कैसे रानी को जानते हो। तो वो बताता है कि मैं रानी से 2-4 बार मिल चुका हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता। वो व्यक्ति जो होता है फ़ोन करने वाला वो दिल्ली के करोल बाग का होता है, वो ये भी बताता है। अब वो जिसका लड़की का भाई होता है, रानी का भाई होता है, अपने माता पिता से जाकर कहता है कि मम्मी पापा मुझे मेरी बहन रानी का पता चल गया और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस मुझे आप अनुमति दीजिए दिल्ली जाने के लिए। तो उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है बेटा। अब वो दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद वो उसी व्यक्ति को कॉल करता है और कहता है कि भैया मुझे तुमसे एक बार मिलना है, प्लीज़ मुझसे मिल लीजिए। पहले तो वो व्यक्ति ना कर देता और कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता। तो जब ज़्यादा करता और कहता है कि मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है, आपको मुझसे एक बार मिलना ही होगा। अब वो व्यक्ति जो होता है उसे अपने घर बुला लेता है दिल्ली के करोल बाग में। उसे बुलाने के बाद उससे जब बात करता है तो पता चलता है वो व्यक्ति भी कोलकाता का होता है, जहाँ पर वो रानी होती है जहाँ की। तो वे दोनों जो होते हैं जब आपस में बात करते हैं तो उन्हें इस चीज़ का पता चल जाता है। अब जब रानी का भाई जो होता है उससे पूछता है कि भैया ये कैसे हुआ और वहाँ की जो जानकारी है मुझे दीजिए सारी, मेरी बहन वहाँ पर कैसे पहुँची। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारी बहन वहाँ पर कैसे पहुँची, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारी बहन वहीं पर है। अब वो बताता है कि जीबी रोड पर जाना, वो सब चीज़ देता है, वहाँ का एड्रेस देता है। एड्रेस देने के बाद उसे बताता है कि तुम्हें कैसे बात करनी है और कैसे बचकर रहना है। वो रानी का भाई जो होता है वो कहता है कि भाई मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन संभल कर सब काम करना। अब रानी का भाई जो होता है वो कोठा नंबर 68 पर जाता है और जाने के बाद वहाँ की जो मैनेजर होती है उससे बात करने लगता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए वक्त बिताने के लिए। जो मैनेजर होती है वो कई लड़कियों को लेकर आती है और कहती है कि तुम इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब रानी का भाई जो होता है वो एक एक लड़की को देखता है, लेकिन उसमें उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। वो कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, मुझे वो और अच्छी चाहिए। अब मैनेजर जो होती है वो कहती है कि ठीक है, इसे जो 2-3 महीने पहले एक नई लड़की आई है उसे ला कर दो, इसे शायद वो पसंद आ जाएगी। तो उधर से पीछे से एक आवाज़ आती है एक लड़की की, कहती है कि मैम वो अभी खाली नहीं है, उसके पास एक कस्टमर है, अभी वो नहीं आ सकती है, ना ही इसे दिखाई जा सकती है। तो जो वो मैनेजर होती है वो कहती है कि वो तो अभी खाली नहीं है, तुम किसी और को देख लो और या फिर उसके लिए इंतज़ार कर लो। तो रानी का भाई जो होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए इंतज़ार कर लूँगा, अगर वो
उसकी ज़्यादा डिमांड है, उसकी ज़्यादा मांग है, तो मैं उसके ही साथ वक्त बिताना चाहूँगा। अब इधर मैनेजर जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम उसके साथ वक्त तो बिताओगे, लेकिन उसके जो पैसे हैं वे ज़्यादा हैं। तो जो रानी का भाई होता है कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसके ही साथ वक्त बिताऊंगा। अब जैसे ही वो कस्टमर उस कमरे से बाहर निकलता है और रानी बाहर आती है और नज़रें उठाकर देखती है तो सामने अपने भाई को पाती है। और जब अपने भाई को देखती है तो उसकी जो नज़रें होती हैं वे झुक जाती हैं शर्म के मारे। अब रानी का भाई जो होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसके ही साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तो मैनेजर जो होती है वो कहती है कि पहले पेमेंट कर दो, पेमेंट करने के बाद तुम अंदर जाना। और वो पेमेंट करवा लेती है और वो जो रानी होती है, रानी का भाई होता है, अंदर चले जाते हैं और एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। और रानी का भाई इस कदर रो रहे थे कि वे इतनी बुरी तरह से रो रहे थे, उनकी आवाज़ तो बाहर नहीं आती लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे थे। रानी का भाई जो होता है उससे पूछता है कि क्या हुआ और तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम तो एक जॉब के लिए आई थी और तुमने तो कहा था कि वो इंटरनेशनल जॉब है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की है, फिर ये सब क्या, और उसकी सैलरी भी ज़्यादा है। तो वो बताती है कि मुझसे गलती हो गई और ये सब कुछ मेरी वजह से ही नहीं हुआ है। जहाँ पर वो कोलकाता में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड थी, एक दोस्त थी जो बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका नाम ज्योत्सना था। ये ज्योत्सना जो होती है एक दिन इसके सामने आकर रोने लगती है और कहती है कि बहन, मुझे एक नौकरी मिली है जो 1 लाख रुपए महीना है और यहाँ से ज़्यादा सैलरी है, डबल ट्रिपल सैलरी है। यहाँ पर मुझे 30-35 हज़ार रुपये मिलते हैं लेकिन वहाँ पर मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो रानी होती है कहती है कि तो फिर तुम जा क्यों नहीं रही हो? तो वो बताती है कि मेरे मम्मी पापा जो हैं मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, मुझे जाने नहीं दे रहे, वे ना कर रहे हैं कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर काम करोगी। तो रानी जो होती है कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मुझे भेज दो, मैं चली जाऊँगी। अब ज्योत्सना जो होती है इसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है। तो ये कहती है कि ठीक है, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी, अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर लूँगी, उन्हें मना लूँगी और उन्हें मनाने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वो उसे एड्रेस दे देती है, वहाँ पर एड्रेस देने के बाद वो बताती है कि कैसे कैसे जाना है और कैसे कैसे तुम्हें इंटरव्यू दिया जाएगा। अब ज्योत्सना जो होती है वो रानी को सब चीज़ बता देती है और वो कहती है कि मैं भी वहाँ पर बहुत जल्द आऊँगी। अब रानी जो होती है अपने घर आती है और अपने घर आने के बाद वो कहती है कि मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली में मुझे जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए मिलेगी और मैं यहाँ 30-35 हज़ार रुपये कमा रही हूँ। तो उसके जो माँ बाप होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम दिल्ली चले जाओ। उसके जो रानी के माँ बाप होते हैं वे इसे रोकते नहीं है और दिल्ली जाने देते हैं। अब जैसे ही रानी दिल्ली जाती है और दिल्ली जाने के बाद उसे एक चाय पिलाई जाती है चपरासी द्वारा, तो उसे उस चाय में पता ही नहीं क्या मिला दिया जाता है। जो देखती है कि वो एक कमरे पर है और कमरे पर उसके जो शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उससे लगातार जो और व्यक्ति होते हैं उससे संबंध बनाते हैं और वे उस हालत में नहीं होती कि वो उससे कुछ कह पाए या फिर बोल पाए। और वो बताती है कि उसके जो साथ हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है और जब उसे होश आता है और होश आने के बाद वो पानी मांगती है तो उसे पीटा जाता है, वो खाना मांगती है तब भी उसे पीटा जाता है। तो वो कहती है कि कम से कम मुझे एक तन पर ढकने के लिए कपड़े तो दे दीजिए। जो वहाँ की मैनेजर होती है वो उसे मारती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसे मिलता था तो सिर्फ और सिर्फ मार मिलती थी और मार मिलने के बाद अगर वो ज़्यादा चिल्लाती थी तो उसे इंजेक्शन दे दिया जाता था। वो बताती है कि उसे इंजेक्शन देने के बाद एक ऐसा इंजेक्शन भी दिया जाता था जिससे वो उत्तेजित हो जाती थी और उत्तेजित हो जाने के बाद संबंध बनाने लगती थी। उसके साथ यहाँ आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति संबंध बनाने लगता है और जो व्यक्ति आता है वो उसके साथ गलत ही काम करता है। लेकिन अब यहाँ की मैनेजर जो होती है इसे खाना तभी देती थी जब ये किसी के संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती थी। अब इस लड़की रानी की भी मजबूरी बन चुकी थी संबंध बनाने के लिए और उसे इंजेक्शन दिए जाते थे उत्तेजित करने के लिए। और ये आए दिन किसी न किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी और एक या दो नहीं, ना जाने कितने व्यक्ति इसके पास आया करते थे। इसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति होता है जो दिल्ली करोल बाग का होता है, वो इसके पास आता है और शारीरिक संबंध बनाता है। वो इसके ही पास आता था, वो 3-4 बार इसके पास आता है और जब आता है तो ये जो लड़की होती है रानी से कहती है कि भैया मुझे एक कॉल करवा दो, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं इस टाइप की नहीं हूँ, मैं जो हूँ मेरा एक भाई है, मेरी एक फैमिली है। दिल की बात बताती है और जो व्यक्ति होता है ये भी कहीं ना कहीं से समझता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकता और मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मैं यहीं पर फंस जाऊँगा और ये ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। तो लड़की जो होती है कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से मुझे निकालना मत, मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ, तुम इस पर कॉल करके मेरे भाई को बता देना मैं यहाँ पर हूँ। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा। वो व्यक्ति उसके भाई का नंबर ले लेता है और अपने घर चला जाता है और वो वहीं से फिर से कॉल करता है और रानी के भाई को बताता है। जब रानी का भाई ये बात सुनता है सारी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू इस कदर आ रहे थे कि वो चिल्ला तो रहा था लेकिन अंदर ही अंदर जो आवाज़ बाहर ना जा सके। कहता है कि बहन तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा था और हमें पता ही नहीं था तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है।
हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना सब हो रहा है। वो अपने भाई को ये सारी बात बताती है तो उसका भाई जो होता है उसकी आंखों में से आंसू रुक रहे नहीं होते हैं। तो वो सोचने लगता है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो वो सोचता है कि मैंने अगर पुलिस को कॉल किया और अगर पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए तो मैं क्या करूँगा, हम दोनों फंस जाएंगे और तुम्हें मैं यहाँ से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। अभी रानी जो होती है कहती है कि भैया एक महिला आयोग अध्यक्ष है दिल्ली की ही, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है और मैंने उन्हें न्यूज़ भी देखी है और अखबार में भी पढ़ा है। वे जो ऐसी ऐसी जगह पर जाकर बहुत मदद करती हैं और वे औरतों के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। जो ये महिला आयोग अध्यक्ष होती हैं इनका नाम स्वाति मालीवाल होता है। अब ये जब अपने भाई से ये बात कहती है तो वो कहता है कि हाँ हमें इनके पास जाना चाहिए। और जैसे ही ये बात कर रहे होते हैं तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है और कहा जाता है कि तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हो, तुम्हारा टाइम निकल चुका है, तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। तो लड़की का भाई होता है कहता है कि क्या हुआ, मैं अभी 5 मिनट और लेना चाहता हूँ। तो बाहर से आवाज़ आती है कि तुम 5 मिनट अगर और लोगे तो ये तुम्हारी जो पेमेंट है डबल कर दी जाएगी, ये पैसे और ज़्यादा कर दिए जाएंगे। कहता है लड़की का भाई कि हाँ ठीक है, मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इसके साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। अब ये चली जाती हैं और जो रानी और रानी का भाई होता है ये दोनों सलाह मशवरा करते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें यहाँ से कैसे निकलेगा। अब रानी का भाई जो होता है ये कहता है कि ठीक है मैं कल आऊँगा और ये सब चीज़ तैयारी के साथ आऊँगा, तुम इतने टेंशन मत लेना, दिक्कत मत लेना। अब रानी का भाई जो होता है दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद ये महिला आयोग अध्यक्ष की जो स्वाति मालीवाल होती है उनसे मिलने जाता है, लेकिन वे तो मिल नहीं पाती। उनकी ही एक टीम की जो लेडीज होती है जिसका नाम रीना होता है वो मिल जाती है। जो रानी का भाई होता है इनसे बताता है कि इनकी बहन कोठा नंबर 68 पर कैसे कैसे गई और कैसे पहुंच गई और वो कैसे कैद कर रखे, वो सारी घटना बताता है। ये जो रीना होती है ये ठीक की कहती है कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब रीना जो होती है स्वाति मालीवाल के पास जाती है और कहती है कि मैडम ऐसे ऐसे एक लड़का बाहर बैठा हुआ है और वो अपनी बहन को निकालना चाहता है जिसकी बहन एक कोठे पर है। स्वाति मालीवाल जो होती है वो रीना से कहती है कि जो भी लड़का बैठा है बाहर उसे कहो जाकर हम इसकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और स्वाति मालीवाल खुद भी मिलती हैं उससे, जाकर उससे पूछती हैं। जब वो सारी बात बताता है तो वो कहती हैं कि ठीक है हम कल कोठा नंबर 68 पर रेड डालेंगे जाकर और तुम्हें वहीं पर रहना है, तुम्हें देखते रहना है कि वे कहीं और तो नहीं जाते, उनका प्लान कहीं और तो नहीं बन जाता है, फिर उन्हें ऐसे कुछ पता तो नहीं लग जाता। तो स्वाति मालीवाल जब उसे ये सारी बातें कहती है तो जो रानी का भाई होता है वो कोठे पर जाता है। कोठे पर जाने के बाद अपनी बहन से मिलता है और वो अंदर से कुंडी लगा लेता है। कहता है कि अब हमारी स्वाति मालीवाल जो है वो मदद करेंगे आयोग अध्यक्ष। तो जब उसकी बहन ये बात सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है अब हम यहाँ से निकल जाएंगे भैया। अब स्वाति मालीवाल और जिसकी टीम के मेंबर होते हैं ये पुलिस के साथ उस कोठे पर रेड डालते हैं और रेड डालने के बाद वहाँ पर जो मैनेजर होती है उस कोठे की उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। रानी और रानी के भाई की कुंडी खोलते हैं, उनसे खुलवाते हैं जाकर और वे भी बाहर निकल जाते हैं। और फिर रानी और रानी का भाई जो होता है वे बहुत धन्यवाद करते हैं स्वाति मालीवाल को और कहते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में भगवान बनकर आई हैं, आपने हमारी मदद करके बहुत अच्छा किया। स्वाति मालीवाल कहती हैं कि मेरा फर्ज था। और इधर रानी और रानी का भाई जो होता है अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद इसकी जो माता पिता होते हैं रानी के वो बहुत रोते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ पर चली गई थी, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा और तुम्हारी एफआईआर भी करवाई, तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं पाया। भला उस इंसान का जिसने कॉल किया। अपने को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।